हेलो, नमस्कार बच्चे। जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम्स के लिए बच्चे आज हम फिर लाए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को फर्स्ट चैप्टर से। इससे पहले भी एक वीडियो में हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल करा के रखा है और आज हम फिर देखने वाले हैं उसी न्यूमेरिकल का पार्ट 2। इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए सवालों में से कुछ है और कुछ जो इंपॉर्टेंट लगा उसे हम इस वीडियो में रखे हैं। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस +2q -q एंड +3q. Two charges +2q and -q are enclosed within a surface S. What is the electric flux due to this configuration through the surface S? यहाँ पे एक फिगर गिवन है बच्चे, इसमें से दो चार्ज क्या है इस सरफेस के अंदर आपको दिख रहा होगा और एक चार्ज क्या है, एक चार्ज कहां पे दिख रहा है आपको? आउटसाइड द सरफेस। अब इस इनक्लोज सरफेस के थ्रू हमें देखना है कि फ्लक्स कितना होगा। तो इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस इनक्लोज सरफेस में टोटल चार्ज कितना है। यदि Q इनसाइड देखोगे तो क्या बोलोगे सर? 2Q और प्लस -Q। ये सॉल्व करोगे तो कितना मिल गया? Q। यानी Q जो इनसाइड है, इनसाइड द सरफेस, ये वैल्यू आपको कितना मिल गया? ये वैल्यू मिल गया आपको Q। अब आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि फाई का वैल्यू क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला तो आपने दो पढ़ा होगा बेटा। एक तो पढ़ा होगा E A cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और उसके बीच के एंगल उसे किस में रखना है? कॉस के साथ रखना है। और एक फॉर्मूला आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा होगा कि किसी भी इनक्लोज सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो वो होता है चार्ज इनसाइड द इनक्लोज सरफेस बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो पाई है इसका फॉर्मूला क्या हो गया? आप बोलेंगे सर Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो Q इनसाइड है बच्चे ये कितना गिवन है? तो आप देख पा रहे हो Q इनसाइड कितना हो गया? टोटल Q के बराबर। तो क्या आप इसे फाई इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट कह सकते हो क्या? बिल्कुल कह सकते। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्यों रखा है बच्चे? क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। जैसे इस चार्ज का यदि वैल्यू दे दिया जाए तो वैल्यू पुट करोगे तो फिर क्या होगा? एक न्यूमेरिकल आंसर मिल जाएगा आपको, एक है ना। तो चलिए नंबर में आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक चार्ज है Q, इसको प्लेस किया जा रहा है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड A. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब? ईच फेस ऑफ द क्यूब। एक क्यूब है जिसका साइड कितना देख रखा है? अब बोलेंगे सर इसका साइड कितना है? ये कितना है? ये। अब इस क्यूब के हर एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास होने वाला है, ये आपसे पूछ रहा है इस सवाल में। तो देखिए इस साइड, इस क्वेश्चन में गिवन है साइड ए है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है और तो कुछ वैल्यू गिवन है नहीं, यानी कि वो एक तरीके से आपसे इसका फॉर्मूला पूछ रहा है कि एक फेस से होके कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। तो ध्यान से देखो इसमें कितने फेस होंगे बेटा, ध्यान से देखने की बात नहीं है, तो ऐसे भी बता दोगे कि सर क्यूब है तो कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। कितने फेस होंगे? 6। अब हम मान लेते हैं कि हर एक फेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यानी जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या करोगे? आप बोलोगे सर उसे पाई मान लेते हैं। तो टोटल 6 फेस है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 6 पाई। कितना हो जाएगा? 6 पाई। और बेटा याद करो थोड़ा सा गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी इनक्लोज सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से क्या कर दोगे?
इक्वेट कर दोगे। तो ये 5 का वैल्यू पूछ रहा है कि एक फेज से होके कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, तो क्या आप 5 बराबर 1/6 इसे इधर ले आए, डिवाइड हो जाएगा, और क्या चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट कह सकते हो क्या, कह सकते हो क्या? हाँ, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सही, बड़ा छोटा छोटा सवाल करा रहे हो बेटा, इसमें वैल्यू पुट करके देखो फिर पता चलेगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है कि नहीं? तो इसमें एप्सिलॉन नॉट का क्या होना चाहिए, आपको वैल्यू याद होना चाहिए। कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इतना होता है ना। चलिए आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहां से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है आई कैप है, और ये आई कैप बताता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन अ साइड whose plane is parallel to the yz plane. What would be the flux through the same square if the plane makes 30° angle with the x axis? एक तो आपसे पूछा जा रहा है कि फील्ड का जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक्स एक्सिस में है, और ये जो yz प्लेन है इसके पैरेलल में हमें क्या करना है, एक स्क्वायर लेना है। उस स्क्वायर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं रिलेटेड। आप इसे क्या बोलोगे सर, ये एक्स एक्सिस हो, ये क्या होना है वाई जेड वाई, और ये क्या हो जाएगा जेड। अब इसकी और यदि ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस की और क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो वैल्यू गिवन है वो कितना है 4 × 10⁻³ और आई कैप न्यूटन पर कूलम। और ये आई कैप बताता है, आई कैप क्या है यूनिट वेक्टर है किसका, ये किसको रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बता रहा होता है। अब इसके पैरेलल में यानी वाईजेड प्लेन, ये जो वाईजेड होगा यानी ये जो प्लेन होगा इसके पैरेलल में एक यहां पे स्क्वायर बनाना है। ये हमने ले लिया स्क्वायर जिसका साइड गिवन है बेटा, इसका साइड कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए जो गिवन है उसे लिख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में गिवन है E = 4 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। इस क्वेश्चन में गिवन है आपको बेटा ए कितना है 5 सेंटीमीटर। यदि इसे मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻² मीटर, 5 × 10⁻² मीटर। और आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि पहले वाले केस के लिए यदि फर्स्ट केस ले लें बेटा केस 1, तो फ्लक्स ही तो पूछ रहा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है EA cos थीटा। इस पहले वाले केस के लिए यदि आपसे पूछे कि थीटा का वैल्यू कितना होगा तो ध्यान से देखा जाए थोड़ा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई जेड प्लेन है। तो एक्स एक्सिस का प्लेन कैसे होगा, ऐसे देखोगे, और ये क्या होगा वाई जेड प्लेन। अब ये वाई जेड प्लेन यहाँ पे ऐसे है, तो ध्यान से देखो ये जो एंगल थीटा है ये किसके किसके बीच का एंगल होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन होता है। यानी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है ना उसे एरिया वेक्टर कहते हैं ना। तो ध्यान से देखा जाए तो ये फील्ड ऐसा है, एक्स एक्सिस इधर और इसका भी डायरेक्शन इधर ही जाना है ना। तो क्या आप यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0° कह सकते हो क्या, थीटा कितना मिल गया 0°। तो यदि हम वैल्यू पुट करें तो ई का वैल्यू बेटा 4 × 10⁻³ इंटू ए निकालना है, तो ए के लिए क्या करोगे, एरिया के लिए क्या करोगे, यदि ये साइड गिवन है इससे हमें यदि एरिया फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ही तो है। तो क्या मिलेगा 5 × 10⁻² का स्क्वायर, वैल्यू कितना मिलेगा 25 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। यदि इस वैल्यू को यहां पुट कर दें तो क्या मिलेगा बेटा, आप बोलोगे सर 25 × 10⁻⁻4 और क्या हो जाएगा cos 0°। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा आपको 100। यदि इसको देखें तो कितना मिलेगा बेटा 10⁻⁻1 और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, आप बोलेंगे सर 1। तो क्या आप इसे 100/10 कर सकते हो क्या, 0 से 0 गया तो क्या मिल गया 10। यूनिट लगा दो, यूनिट यहीं से देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है
इसका क्या होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया है तो क्या होगा मीटर का स्क्वायर। तो पहले वाले केस के लिए जो आंसर है बेटा वो कितना मिलेगा 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अगले टर्म में कि बताइए यदि ये जो स्क्वायर है इसे एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे रख दे, कितना डिग्री पे रख दे 30 डिग्री पे रख दे, कितना पे रख दे 30 डिग्री पे, तब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्क्वायर से पास करेगा, है ना। तो बेटा हमें तो ये 30 डिग्री से मतलब नहीं है ना, अब हमें देखना पड़ेगा इस ये जो सरफेस है इसका परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस का ये साइड है इसमें परपेंडिकुलर देखेंगे तो क्या ऐसे लगा सकते हो क्या सर ये 90 डिग्री होगी। अब बेटा ये 30 है बचा हुआ पार्ट कितना होगा 60 डिग्री, और ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो दूसरे वाले केस में सेकेंड केस की यदि बात करें तो फिर आपको निकालना है फाई, इसे मान लेते हैं फाई 1, इसे हम कह रहे हैं फाई 2। तो क्या कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा है, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है कॉस, एंगल चेंज हो रहा है, ये थीटा 1 और इसे क्या कह लेंगे थीटा 2 कह लेंगे। अब थीटा 2 का यदि वैल्यू यदि रखो बेटा तो आपको मिलेगा ई ए इंटू कॉस 60 डिग्री। और अभी आपने ई ए का वैल्यू सॉल्व किया है, कॉस तो जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू कितना मिल गया 1, ये तो पूरा टर्म खत्म हो गया 1 हो गया, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रह जाता है। तो इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करके हमने कितना लाया 10, तो आप क्या करोगे यहाँ 10 पुट करोगे, cos 60 का वैल्यू 1/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यहां से इसको काट दें तो कितना मिलेगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बेटा जब आपने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, स्मार्ट तरीका अपनाइए, है ना। कोशिश करिए कितना कम समय में क्वेश्चंस को बना के निकला जाए। अब एक ही बात अब दो बार करोगे, एक ही वैल्यू को दो बार सॉल्व कर रहे होंगे तो सिर्फ समय लगेगा और कुछ नहीं, मार्क्स तो उतना ही मिलना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, फिगर ए। ऊपर वाला फिगर ए है और ये क्या है फिगर। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द टाइम इट टेक टू फॉल थ्रू दिस डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आने में कितना समय लेगा ये फाइंड करना है पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में कह रहा है कि यदि इसको रिवर्स कर दिया जाए और प्रोटॉन को फॉल कराया जाए, किसको फॉल कराया जाए प्रोटॉन को, तो ये फिर कितना टाइम लेगा। तो इसे T1 कह लेंगे, इसे क्या कह लेंगे T2, इसे ही तो फाइंड करना है। तो चलिए पहले वाले केस की बात यदि करें बच्चे, फर्स्ट केस में तो इलेक्ट्रॉन लिया गया है और हमें निकालना है टाइम, और यहाँ पे गिवन क्या क्या बेटा, तो आप बोलोगे सर इसमें गिवन है डिस्टेंस, यानी यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और साथ ही साथ क्या गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, और इससे आपको निकालना है टाइम। क्या करोगे बताइए बेटा, यदि हमें इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पता चल जाए, डिस्टेंस गिवन है, तो हम क्या करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना पॉसिबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फोर्स चाहिए, और आपको पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहां से यदि हम आपसे पूछें कि एक्सेलरेशन क्या होगा, आप बोलेंगे सर फोर्स बाय मास। अब फोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपको फोर्स निकालना है। तो बेटा एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में ही एक रिलेशन पढ़ा होगा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से यदि फोर्स निकालना चाहे तो क्या इसे क्यू ही कह सकते हैं क्या, और ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे ही चार्ज है क्या, तो इसे ई से डिनोट कर लेंगे और ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा फोर्स, और यहां पे रखेंगे बेटा तो मिलेगा स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इक्वल्स टू ए। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह कम है तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ठीक है। अभी रहने देते हैं, बाद में मिटा देंगे उसे। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला आपको, क्या मिला स्मॉल ई कैपिटल ई बाय स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम, यहां से देख लीजिए। अब हमें क्या करना है वैल्यू पुट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है बेटा। तो ध्यान से देख के बताओ चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1.6 × 10⁻⁻19 होता है क्या।
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना गिवन है, तो आप बोलो सर 2 × 10⁴ और मास पूछ रहा है, ये किसका मास लोगे? यदि चार्ज इलेक्ट्रॉन का लियो तो मास भी हमें इलेक्ट्रॉन का लेना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? आप बोलोगे सर 9.1 होता है, यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए 9 ले लो, 9 × 10⁻³ kg। अब ये एक्सलेशन है तो इसका यूनिट हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कर सकते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से यदि देखा जाए तो 16 2 जा क्या कर सकते हो 32 यानी 3.2/9। इसी ऊपर लेके यदि चलते हैं 10 को यदि सॉल्व करते हैं -31 ऊपर जाके +31 +31 +4 35 35 में से 19 जाएगा तो कितना होगा 16, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब डेसिमल से यहाँ 0 हटा दें और एक 0 यहां से यदि यहाँ पे लेके आ जाए तो क्या आप इसे 320/90 × 10⁻15 कह सकते हो क्या? बिल्कुल कह सकते हो, या फिर ये नहीं भी करें तो चलेगा। हमें क्या करना है, इस 0 को ऊपर लेके चले जाओ, यानी 10 को ऊपर लेके चले जाओ, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो आप बोल सकते हो कि सर 32/9 × 10⁻, एक ऊपर जाएगा कितना बचेगा 15। अब इसको सॉल्व किया जाए 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, कितना बचेगा 52, तो कितने टाइम्स में जाएगा 9 5 जा 45 और फिर 9 5 जा 45। अब बोलोगे सर 3.55 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये डिवाइड करना इजी है बेटा, थोड़ा देख लोगे ये सब करके, छोटा सा डिवीजन है। चलिए दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहले वाले केस के लिए निकाल रहे हैं, ये किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन। बेटा आपको एक्सेलरेशन मिल गया है, एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया है, आपको निकालना है क्या? टाइम। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है, क्या गिवन है? डिस्टेंस, एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम गिवन है, और आपको निकालना है क्या? सॉरी टाइम गिवन नहीं, टाइम हमें निकालना है। तो टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस गिवन है, तो कौन से काइनेमेटिक इक्वेशन को लें कि ये काम हो जाएगा? तो एक चीज तो हमें देख के क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इनिशियली किस में है? रेस्ट में। इनिशियली किस में है? रेस्ट में। तो यू का वैल्यू मिल गया। आप बोलेंगे सर इनिशियली रेस्ट में है तो यू का वैल्यू 0, बी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसके लिए सबसे सुटेबल इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं बेटा, ये सबसे आसान होगा क्योंकि ये टर्म पूरा हो जाएगा 0, यू का वैल्यू 0 है तो ये पूरा क्या हो गया 0, बचा क्या? आप बोलेंगे सर एस बराबर मिला आपको हाफ एटी का स्क्वायर, तो क्या यहां से टी स्क्वायर बराबर आप 2s/a कह सकते हो क्या? मल्टीप्लाई कर दिए तो टी बराबर क्या मिल जाएगा? √2s/a। अंडर रूट क्या मिल गया? 2s/। अब वैल्यू पुट करते बच्चे, यदि ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन को, आपको कितना देके रखा है 2s का वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 सेंटीमीटर है। तो यदि इसे मीटर में लिखना चाहें तो क्या 1.5 × 10⁻² मीटर कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो ऊपर वैल्यू हो जाएगा 1.5 × 10⁻² और डिवाइड इसको करेंगे किसके साथ? 3.55 × 10⁻15। 3.55 × 10⁻15। बच्चे इससे ही तो हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद एक प्लेस है, डेसिमल के बाद दो प्लेस है, यहां से डेसिमल हटेगा, एक जीरो ऊपर जाएगा, तो 2 × 15 करेंगे कितना आएगा 30 प्लस एक जीरो कितना हो जाएगा 300। बाई कितना होगा नीचे 355 इंटू, इसे यदि ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस कितना है, ये -2 और ये ऊपर जाए -15, तो कितना हो जाएगा 10⁻−17। कितना हो जाएगा 10⁻−17 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर अंडर रूट वैल्यू फाइंड करना है। कैलकुलेशन तो है ही बच्चे, लेकिन थोड़ा सा देखा जाए क्या किया जा सकता है। यदि हम एक जीरो यहाँ रख दें अपने तरफ से, तो कलर चेंज से दिखा देते हैं,
यदि एक जीरो हम यहाँ रख दें तो हमें 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। और ये 10 जब ऊपर जाएगा तब आप क्या कह सकते हो कि सर ये पूरा हो गया 3000 बाय 355 इंटू 10 टू द पावर 18 माइनस 18। क्लियर है? अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 3000 को डिवाइड करेंगे 355 से, तो कितनी बार में चला जाएगा बताइए, कितनी बार में जाएगा ये 35 है और ये क्या है 300, तो लगभग कितने बार में जाएगा आप बोल सकते हो 8 टाइम्स में, 8 5 जा 40, 8 5 जा 44 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28, ये कितना हो गया 0, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 10 में 4 गया तो 6, यहाँ पे 1, डेसिमल यदि लगाया जाए 1 0 आएगा। तो अब ये कितनी टाइम्स में जाएगा ये, तो ध्यान से देखा जाए तो ये 3 है, ये 1600 के आसपास है, तो 5 टाइम्स में कह सकते हैं, है ना। तो ये 5 टाइम्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 5 जा 25 2 27 कैरी 2, 5 3 जा 15 2 17, यानी कि 4 टाइम्स में जाएगा। तो अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि सर ये वैल्यू जो होने वाला है, अब देख लो अप्रॉक्स क्यों बोले, इसे देख ही लेते पूरा सॉल्व करके ना, ये 4 टाइम्स में जाएगा बच्चे, और आपको ये कितना दे देगा 5 4 जा 20 कैरी 2 22 कैरी 2 12, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, अगेन 0। अब देखो अब ये जा सकता है 5 टाइम्स में, यानी कि जो वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ पे वो मिलेगा t इक्वल्स टू अंडर रूट 8.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, कितना मिलेगा 8.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। अब इसे क्या करना है, यहाँ से वैल्यू को बाहर निकालना है, क्लियर है, यहाँ से क्या करना है वैल्यू को बाहर निकालना है। तो अब t बराबर क्या मिल जाएगा, तो 845 पे इसके आसपास का यदि स्क्वायर देखें तो कितना हो जाएगा 841, किसका होता है 29 का, तो लगभग 2 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 9। तो आप बोलोगे सर 2.9 इंटू, यदि यहाँ से देखें तो बाहर कितना जाएगा -18 से -9, और ये आपका हो जाएगा पहले वाले केस के लिए टाइम पीरियड। क्लियर है, यानी इसे यहाँ से सॉल्व होने में इतना समय लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यदि इसका देखा जाए, नेक्स्ट पार्ट फॉर प्रोटॉन, तो अगेन तो यही सब करना है हमें ना, चेंज क्या होगा प्रोटॉन का मास, क्या चेंज होगा प्रोटॉन का मास, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई बाय मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जितना होता है प्रोटॉन पे उतना ही होता है, तो वैल्यू ऊपर वाला तो चेंज होगा नहीं, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वही रहना है 2 इंटू 10 टू द पावर 4, मास चेंज होगा प्रोटॉन का, प्रोटॉन का मास कितना होता है बताइए, ये होता है बेटा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अब यदि इसे सॉल्व करें बच्चे तो क्या मिल सकता है आपको, ध्यान से देखें तो डेसिमल 1 प्लेस के बाद है, डेसिमल 2 प्लेस के बाद है, यानी 1 0 ऊपर जाएगा, और यदि 160 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 320, नीचे कितना होगा 167 इंटू, अब 10 को सॉल्व करते हैं, ये 27 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 4 31, 31 में 19 गया कितना बचा बेटा 12, आप बोलोगे सर 10 टू द पावर 12 बचेगा, वो भी पॉजिटिव में। अब इसे सॉल्व करके देख लेते, 167 है और क्या है 320, इसे यदि 1 से डिवाइड करें तो 167 ही होगा, एक ही बार में जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, 11 में 6 गया तो 5, और कितना होगा 153, डेसिमल लगा दें तो कितना होगा 0 होगा। अब 16 है और यहाँ कितना 153, 9 टाइम्स में जा सकता है बेटा, है ना, 9 टाइम्स में जा सकता है क्या, जा सकता है, देख लेते हैं 9 टाइम्स में करेंगे तो 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 6 जा 54 6 60 कैरी 6, 9 1 जा 9 7 6 15, बिल्कुल चला गया बेटा। अब देखोगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 27, है ना, 1 0 और आना है, तो फिर आप बोलोगे सर एक बार और दे देते हैं, तो लगभग आप इसे क्या यहाँ पे 1 टाइम्स हो सकता है आगे भी जाए, तो क्या आप इसे 1.92 कह सकते हो क्या, तो आपको वैल्यू मिलेगा 1.92 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सेलरेशन का ही यूनिट पुट करना है।
अब आपसे क्या फाइंड करने को बोल रहा है, टाइम पीरियड, यानी इस प्रोटॉन को यहां से है ना इस 1.5 सेंटीमीटर फॉल करने के लिए कितना समय लगेगा, है ना, फॉल करने में कितना समय लगेगा। तो इतना क्या फिर दोबारा करना है क्या, नहीं ना, हम टाइम पीरियड का क्या ले लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेंगे कि सर टाइम जो होता है ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2s बाई ए, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2s बाई ए। तो टी बेटा आपको फाइंड करना है, 2 रखो 2 ही रह जाना है। एस का वैल्यू कितना है भाई, एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू है 1.5 मीटर, तो लिखोगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 और डिवाइड किससे करोगे, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया 1.92 इंटू 10 टू द पावर 12, 1.92 इंटू 10 टू द पावर कितना मिला, 12 मिल गया बेटा। अगेन वही करना है, हमें देखना पड़ेगा फिर से डेसिमल को, तो यहां से डेसिमल के बाद 1 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, तो 1 जीरो ऊपर जाएगा, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, 30 को 10 से करेंगे कितना हो जाना 300, और नीचे क्या होगा 192 इंटू, यहां से देखो ये ऊपर ले जाओ तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -14, 10 टू द पावर -14। यदि यहां से यदि इसको सॉल्व करें बच्चे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 192 को डिवाइड देना पड़ेगा, 300 को डिवाइड देना पड़ेगा 192 से। तो अब 2 बार में तो जाएगा नहीं, कितने बार में जाएगा, एक बार में। 1 टाइम्स में कितना होगा ये 192, घटाएंगे कितना होगा 108, डेसिमल के बाद ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, तो ये कितनी बार में जाएगा, लगभग 4 बार में आप कह सकते हो 4 नहीं बच्चे, लगभग आप 8 टाइम्स में कह सकते हो, 200 है ना, 5 1.5, 5 टू जा 10 कैरी 1, 9 5 जा 45, 6 कैरी और 1.5 आया बेटा, माइनस करोगे तो 0, तो लगभग आप कहोगे सर कि 1 पॉइंट कितना आएगा 55, तो ये वैल्यू मिलेगा बेटा आपको 1.55 इंटू 10 टू द पावर -14। यदि इस वैल्यू को बाहर निकालें तो आपको दिख रहा है 1.55, इसका मतलब क्या है, ये 144 और 169 यानी 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के 20 का वैल्यू है। तो ये वैल्यू भी क्या होगा, अप्रॉक्स मिड में होगा, यदि आप थोड़ा सॉल्व करके देखोगे तो लगभग आपको ये वैल्यू मिलेगा 2 पॉइंट कितना मिलेगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -7, ये भी सेकेंड में और ये भी टाइम क्या आएगा, यहाँ पे जो टाइम आएगा बेटा ये भी किस में होगा, सेकेंड में होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन में आपको समय तो लगेगा ही, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लगभग आपको 5 मार्क्स देके जाएगा ये सवाल, है ना। तो चलिए देख लिया आप इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन के बाद काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के टाइम फाइंड कर लेंगे, ये पहले वाले के लिए हो गया। दूसरे वाले में सेम क्या है, कॉपी करना है, फॉर्मूला कॉपी करना है, वैल्यू को नहीं, ठीक है। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लास्टिक रॉड है जिसका लेंथ देके रखा है 2.4 mm और रेडियस है गिवन बेटा 2.4 mm, carries a negative charge of 4.8 into 10 to the power -7 which is spread uniformly over its surface. What is the electric field near the midpoint of the rod on its surface? आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्लास्टिक का ही रॉड है, उसके थ्रू उसके किसी मिड पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। बच्चे जब आपने गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा होगा तो वहां पे आपको मिला होगा एक फॉर्मूला, सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, बताइए। इस लेमडा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लीनियर चार्ज डेंसिटी को, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आर। ये हो जाएगा क्या। अब ये लेमडा क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे सर सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये होता है चार्ज बाय लेंथ, तो क्या यहां से क्या करोगे बताओ, चार्ज बाय क्या होता है लेंथ हो जाएगा। तो यदि इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें या फिर इसको अलग से सॉल्व करके भी हम पुट कर सकते हैं, तो चार्ज का वैल्यू कितना गिवन है, चार्ज है कितना बेटा, इस सरफेस पे कितना चार्ज गिवन है, नेगेटिव चार्ज देके रखा है कितना -4.8 इंटू 10 टू द पावर -7, है ना, इतना कुलाम देके रखा है। लेंथ कितना की गिवन बेटा, अब बोलोगे सर 2.4 मीटर है, 2.4 मीटर कुलाम मीटर, तो यहां से कटेगा 2 बार में कट जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसका वैल्यू मिला 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कुलाम, इसका
लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यदि इसे हम यहाँ पे पुट करें, देखो यहाँ पे ये एक बड़ा वैल्यू हो जा रहा है ना, तो क्या हम इसका वैल्यू पुट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। एक तरीका और अपनाएंगे इसमें, क्या करो कि इस फॉर्मूले में ऊपर 2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या इस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्मूले में कोई फर्क पड़ा क्या? है ना, चेंज नहीं हो रहा है, हो रहा है वही। क्या चेंज आएगा ध्यान से देखो, तो ये हो गया 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आर। अब इस 1 अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो? के। तो हो गया के इंटू 2 लेमडा अपॉन क्या आर, के इंटू 2 लेमडा अपॉन आर। यदि यहां से क्वेश्चंस में जो वैल्यू गिवन है उसको यदि पुट करते हैं बच्चे, तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर E इक्वल्स टू के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 टू 10 टू द पावर 9। यहाँ पे 2 है और लेमडा का वैल्यू कितना है? माइनस आगे रख लेते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 बाई आर कितना बेटा? 2.4 mm। मीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। यूनिट क्या लगाओगे? न्यूटन पर कूलम। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये कितना हो जाएगा? डेसिमल से एक ऊपर जाएगा 10, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 9 जा 36, 360 बाय 24 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 10 को सॉल्व किया जाए तो ये ऊपर जाएगा 9 3 12 7, कितना हो गया? 5 हो जाएगा। इसको देखोगे तो 12 से ये 3 बार में 36, ये 2 बार में यानी 15 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिलेगा? 15 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। समझे कि नहीं? वैल्यू स्टार्टिंग से नहीं पुट करोगे, वैल्यू कहाँ पुट करना है? जब भी आपको वैल्यू पुट करने का नौबत आए, मतलब कोशिश करो कि सबसे लास्ट में लाके पुट करें, इससे क्या होगा? आसान हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करना पड़ता है कि नहीं? अब लैम्डा का क्यू बाय एल करना पड़ता है, बहुत लेंथी चला जाता है, बहुत कैलकुलेशन क्या होता है, बहुत कठिन हो जाता आपके लिए। समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि a uniformly charged conducting sphere of 1.4 mm in a diameter has the surface charge density 100 microcoulomb per meter square. Calculate charge on the sphere. दूसरा बोल के रखा है बेटा आपसे, total electric flux passing through the sphere. तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? पहला क्वेश्चन में आपसे चार्ज के लिए पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करो? गिवन लिख लो। क्या कर लो? गिवन लिख लो। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? तो आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में गिवन है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 1.4 mm इन डायमीटर, यानी क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है 1.4 mm, है ना? 1.4 mm। अच्छा मीटर गिवन है, देख लेना जो भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मीटर में तो मीटर में सॉल्व कर लेते हैं इसे। यदि ये इतना मीटर है तो क्या आप रेडियस को डायमीटर का आधा कह सकते हो क्या? यानी कितना आ गया? 0.7 मीटर। कितना हो गया? 0.7 मीटर। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चार्ज क्या होगा? चार्ज क्या होगा? और क्वेश्चन में गिवन है बेटा आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये गिवन है 100 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या आप इसे 100 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर कह सकते हो क्या? या फिर क्या इसे आप 10 दो जाएगा 10 का पावर -4 कूलम पर मीटर स्क्वायर कह सकते हो क्या? बिल्कुल कह सकते हो। आपसे पूछा जा रहा है चार्ज बेटा, तो आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। अब इस चार्ज को फाइंड करना है तो क्या करोगे? सिग्मा इंटू ए। क्या करोगे? सिग्मा इंटू ए। क्या करोगे? सिग्मा इंटू ए। सिग्मा का वैल्यू कितना गिवन है? 10 टू द पावर -4। एरिया लेना बेटा तो क्या करो? पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि ये पाई और आर का क्या करोगे? स्क्वायर। 10 टू द पावर -4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर का वैल्यू कितना? 0.7, तो लिखेंगे 0.7 इंटू 0.7। डेसिमल से यहाँ 10 आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा? 10। 7 से 7 गया, 7 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना कितना होगा? 14, और 7 दूना 14 कितना होगा? 15, 154। ये 2 जीरो ऊपर जाएगा तो बेटा 10 का पावर कितना हो जाएगा? -6। इतना रख दो कूलम। ये हो गया क्या? ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है? क्या चाह रहा है आपका दूसरा क्वेश्चन आपसे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है फाई का वैल्यू। क्या पूछा जा रहा है? फाई का वैल्यू। तो फाई, एक काम करो ना, यहाँ पे गॉस लॉ लगा दो। गॉस लॉ यदि लगाते हैं तो फ्लक्स क्या होता है? चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का वैल्यू कितना गिवन है बेटा?
154 इंटू 10 टू द पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। 8.85 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -12। यहां से डेसिमल से हटाएंगे तो कितना होगा 100 ऊपर जाएगा, है ना। तो देखो ये 12 ऊपर जाएगा तो +12, 12 2 14, 14 में से 6 गया तो कितना बेटा बचेगा -8 या +8 है ना, 14 बड़ा है। और आप इसे यदि सॉल्व करते हो तो कितना, ये कितना मिलेगा 154/8, 8 और 5। एक काम करो, एक जीरो इसमें रख लो, तो क्या आप इसे 1540 बता सकते हो क्या? और क्या बोलोगे 885 इंटू क्या बचेगा 10 टू द पावर, एक जीरो ले लिया तो बचा कितना 7, कितना बचेगा 7 बचेगा बच्चे। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। 885 2 टाइम्स में तो जाएगा नहीं, तो लगभग 1 पॉइंट कितना आएगा देखते हैं, 1540 है और कितना है 885, एक बार में कितना जाएगा बेटा 655 आ गया, डेसिमल लगाओगे तो कितना आएगा 0। 8 4 जा लगभग आप 4 कह सकते हो, लगभग कितना 4 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा 7। फ्लक्स है तो आप वेबर भी लगा सकते हो या फिर यूनिट लगा दो क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो जाएगा। ये हमने अप्रॉक्स आंसर लिया, अच्छे से कैलकुलेट करके देख लेना क्या आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर when placed with its axis making an angle of 60 degree with a uniform electric field experiences a torque of 4√3 Newton meter. Calculate the potential energy of the dipole if its charge is plus minus 8 nano coulomb. ये शानदार क्वेश्चंस में से एक है बेटा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें फाइंड करने के लिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड करने के लिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले तो गिवन लिख लोगे एक तरफ कि सर इस क्वेश्चन में गिवन है डायपोल का लेंथ 2a कितना 4 सेंटीमीटर, 2a कितना है 4 सेंटीमीटर है, थीटा गिवन है बेटा कितना 60 डिग्री, और क्या है बताइए टॉर्क गिवन है टाउ 4√3 न्यूटन मीटर, 4√3 न्यूटन मीटर। और आपसे हाँ चार्ज भी गिवन है, क्यू का वैल्यू गिवन है, ये गिवन है +-8 नैनो कूलम, +-8 नैनो कूलम, ये क्वेश्चन में गिवन है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -PE और cos थीटा। क्या हो गया PE cos थीटा। अब इस क्वेश्चन में E भी नहीं है, P तो निकल जाएगा, खैर क्या किया जाए, चलिए E फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है PE और cos थीटा, क्या होता है PE और cos थीटा, क्या होता है बच्चे PE और cos थीटा होता है, PE cos थीटा होता है। यहां से यदि हम E निकालेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा P cos थीटा होता है क्या, PE sin थीटा होता है ना, PE और sin थीटा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या बोलेंगे टाउ बाय P और क्या sin थीटा। इस वैल्यू को इधर लेके आ जाए। अब यदि इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो क्या मिलेगा -P और E की जगह क्या पुट करोगे टाउ बाय P sin थीटा इंटू क्या होगा cos थीटा। अरे ये तो बड़ा अच्छा दिख रहा होगा आपको, P से P को हटा देते हैं तो क्या मिलेगा -टाउ बाय, इससे नीचे ले आए बेटा तो क्या मिलेगा sin थीटा बाय cos थीटा, यानी मिल जाएगा -टाउ और tan थीटा। समझ में आया कि वैल्यू क्यों नहीं पुट करते हैं, पहले देखना होता है कि कहीं शायद कोई ऐसा अप्रोच मिल जाए जिसके थ्रू हम क्या करें क्वेश्चंस को बिना सॉल्व के आंसर ले आए। तो यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बेटा ये कितना हो जाएगा नेगेटिव ऑफ टाउ का वैल्यू देख लो कितना है 4√3। अब tan थीटा तो क्या लिखोगे 10, यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर, अच्छा लिख लेते हैं एक बार, 10 कितना होगा 60 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा बेटा आपको -4√3 बाय 10, 60 का वैल्यू √3 से √3 गया -4 जूल। बताओ इससे आसान अप्रोच क्या हो सकता है ना, बिना ये सब वैल्यू पुट किए क्या किए सिर्फ फॉर्मूला को डिराइव करते हुए इसका सही आंसर पे पहुंच गए बेटा। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज ना, हाँ तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
अगले वीडियोस में ऐसे ही बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। एग्जाम बहुत ही सामने है ना। जितना हो सके जो स्टडी आवर है उससे बढ़ाइए, कोशिश करिए कि हर एक टॉपिक का रिवीजन कम से कम एग्जाम से पहले एक बार हो जाए। ठीक है ना। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।